कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूँ। आज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 20 किया था लगभग 1 घंटे में, क्वेश्चन नंबर 20 से 40 किया था 1 घंटे में, क्वेश्चन नंबर 40 से 60 किया था 1 घंटे में और 60 से 80 किया था 40 मिनट्स के आसपास। तो लगभग 4 घंटे की रिकॉर्डिंग जो है, साढ़े 3-4 घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अब फाइनली आज की ही डेट में 81 से 100 में करा रहा हूँ और सारे वीडियोज़ में एक साथ डाल दूंगा ताकि आपको एक ही बार में मिले। 81 से 60, ठीक? With reference to the Constitution of India, consider the following statements. No high court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. यहाँ पे बहुत लोग गलत कर गए। उन्होंने सोचा कि सेंट्रल लॉ है ना? कोई सेंट्रल लॉ है, तो फिर वो जो स्टेट के हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है, वो तो आपके स्टेट के अंदर ही होती है, तो कैसे चलेगी? ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट जो है इंटरप्रिटेशन करता है, लॉज की इंटरप्रिटेशन करता है हाई कोर्ट। और पहले भी हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन की भी इंटरप्रिटेशन की, लेकिन फाइनल इंटरप्रिटेशन जो आती है वो सुप्रीम कोर्ट से आती है। तो ऐसा चलता है भाई। और ये इसलिए डाला गया है कि बहुत पहले एक अमेंडमेंट किया गया था और उसमें ये बोला गया था कि अगर सेंट्रल लॉ है, कोई यूनियन गवर्नमेंट की लॉ है, तो उसको हाई कोर्ट जो है नल एंड वॉइड नहीं कर सकता। लेकिन फिर बाद में 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 1977 में, और उसमें ये बोला गया था कि ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देख सकते हैं सेंट्रल लॉज की। इसलिए ये सही है। ठीक है। और सॉरी सॉरी, इसलिए रॉन्ग हो गया ना। ये तो 43rd अमेंडमेंट एक्ट से जो मैंने आपको बताया 1977 में हटा दिया गया। राइट पूछ रहे हैं ना? तो ये रॉन्ग हो गया। नो हाई कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन, ये पहले किया गया था। कब किया जाएगा खुद सोचिए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इंदिरा गांधी के टाइम पे ये किया गया था कि नो हाई कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन ओवर द सेंट्रल लॉ। वो नहीं देखेंगे कि वो अल्ट्रा वायर्स हैं कि नहीं है। फिर 43rd अमेंडमेंट में इस चीज़ को सुधारा गया और बोला कि नहीं, हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी 1977 में, और तब से लेके आज तक ये पोजीशन है कि हाई कोर्ट विल हैव जुरिस्डिक्शन। दैट इज वाई इट इज़ रॉन्ग। अब सेकेंड स्टेटमेंट बहुत आसान है। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इन टू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या बात कर रहे हो यार? सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगी अमेंडमेंट में, तो फिर कौन देखेगा? मतलब क्या मजाक है यार ये। ठीक। नाइदर वन एंड टू। दूसरा स्टेटमेंट तो एकदम हलवा था, पहले में कई लोग फंस गए, लेकिन वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1977 में और हाई कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है। 82, परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। सही बात है। इसके तो टर्म में ही दिया हुआ ना मीनिंग, अगर जिसको थोड़ी भी इकॉनमी पढ़ी होगी तो पता होगा कि परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी। दिल्ली का एग्जाम्पल लिया था और धनबाद का एग्जाम्पल लिया था समोसे वाला। तो दिल्ली में 1,000 रुपये में 100 समोसे मिल रहे थे और धनबाद में 1,000 रुपये में कितने समोसे मिल रहे थे? 250 समोसे मिल रहे थे, क्योंकि वहाँ पे 2.5 में मिल रहे थे। तो परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है? पैरिटी मेंटेन करनी है कि अगर दिल्ली में 250 समोसे लेने पड़ेंगे तो कितना खर्च करना पड़ेगा। तो दिल्ली में 250 समोसे लेने के लिए 2500 खर्च करना पड़ेगा। धनबाद में 250 समोसे लेने के लिए 1,000 खर्च करना पड़ेगा। तो सेम बास्केट ऑफ गुड हो गई। दिल्ली में भी 250 समोसा, धनबाद में भी 250 समोसा। यही जो पैरिटी है कि दोनों में सेम बास्केट ऑफ गुड है, पैरिटी ही तो वर्ड है। पैरिटी का मतलब ये होता है बराबरी करना। तब देखेंगे कि किस कंट्री की कितनी कैपेसिटी है। तो धनबाद वाला आदमी अमीर माना जाएगा कि दिल्ली वाला आदमी अमीर माना जाएगा। ऑब्वियसली परचेजिंग पावर पैरिटी को देखें तो धनबाद वाले की परचेजिंग पावर पैरिटी ज़्यादा है और इसीलिए डिफरेंट बास्केट ऑफ गुड दिए देखे जाते हैं। हो सकता है कि फ्यूल की कीमत धनबाद में ज़्यादा हो, दिल्ली में कम हो, तो फिर दिल्ली वाला अमीर होने लगेगा। उसी के हिसाब से डिफरेंट कंट्रीज़ का हम देखते हैं, एक्सचेंज रेट का कैलकुलेशन करते हैं कि किसकी करेंसी ज़्यादा स्ट्रांग है। डॉलर में अब $1 में 76 रुपये हो जाते हैं, तो डॉलर स्ट्रांग हो गया ना। लेकिन मान लीजिए कि अमेरिका में बहुत महंगाई है, वहाँ एक समोसा खरीदने के लिए भी $1 लग जाता है। इंडिया में तो एक समोसा 10 रुपये में मिल जाता है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे अमेरिका में एक समोसा भी उसी हिसाब से महंगा सस्ता होगा। तो किसी भी कंट्री को अगर आपको करेंसी को कंपेयर करना है तो सिंपल एक्सचेंज रेट नहीं, परचेजिंग पावर पैरिटी देख के एक्सचेंज रेट वगैरह कैलकुलेट किए जाते हैं। ये सही तरीका है। इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी डॉलर्स, इंडिया इज़ द 6th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया 6th लार्जेस्ट नहीं है। 1 नंबर पे चाइना है, 2 नंबर पे यूएसए है, 3rd नंबर पे इंडिया। पता है इंडिया 3rd नंबर पे है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। चीज़ें यहाँ पे सस्ती हैं तो इसलिए 3rd नंबर पे। चाइना 1 नंबर पे आ गया, यूएसए बीच में सैंडविच्ड है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही था, दूसरा रॉन्ग है। 6th लार्जेस्ट नहीं है इंडिया। इंडिया क्या है? इंडिया क्या है बताइए? 3rd लार्जेस्ट है। ये कन्फ्यूज़न आपको क्यों किया गया था? देखिए, कन्फ्यूज़न आपको इसलिए दिया गया था कि अगर आप टॉप कंट्रीज़ को 2020 या 2018 के अराउंड कभी भी देखते
तो ये डेटा आता आपके पास। लेकिन ये कैसे देखा जा रहा है, ये जीडीपी टोटल अमाउंट के हिसाब से देखा जा रहा है। अगर जीडीपी पे देखें तो किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा जीडीपी है, अमाउंट टोटल क्वांटिटी, यूनाइटेड स्टेट्स। सेकेंड नंबर पे जीडीपी के हिसाब से चाइना। थर्ड नंबर पे जीडीपी के हिसाब से जापान। फोर्थ नंबर पे जीडीपी के हिसाब से जर्मनी। फिफ्थ नंबर पे जीडीपी के हिसाब से आपका यूनाइटेड किंगडम। और सिक्स्थ नंबर पे जीडीपी के हिसाब से कौन है, इंडिया। इसीलिए ऑप्शन में आपको कंफ्यूज किया गया है। तो आज के बाद भूलिएगा मत, पीपीपी के हिसाब से डॉलर में देखिए, अगर परचेजिंग पैरिटी के हिसाब से, तो इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है, चाइना 1 नंबर पे है, यूएसए 2 नंबर पे है। और अगर परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं, सिंपली जीडीपी के हिसाब के अमाउंट के क्वांटिटी के हिसाब से देखिए कि किसकी जीडीपी ज़्यादा बड़ी है, उस हिसाब से इंडिया 6th लार्जेस्ट इकॉनमी है, वहाँ पे यूएसए वर्ल्ड के टॉप में है, चाइना सेकंड पे है। ठीक, क्लियर हो गया आपको, तो वन ओनली राइट होगा। ठीक है, कंफ्यूजन क्यों डाला यूपी से, वही देखिए उसी स्टेटमेंट को घुमा फिरा के चेंज तो करके डालते हैं, ये तो क्या करेंगे। 83 विथ रेफरेंस टू द कल्टिवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया इन द लास्ट 5 years कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन है कि खरीफ क्रॉप में कौन ज़्यादा लगाएगा, कम लगाएगा, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। देखिए इसके लिए क्या होता है कि पीआईबी की हर साल मानसून वगैरह के बाद, रबी के बाद जो है तो रिपोर्ट आती है, तो मानसून के बाद जो रिपोर्ट आती है ना, कल्टीवेशन का है तो शुरुआत में जो मानसून होता है उसके बाद जो रिपोर्ट आती है, तो खरीफ के लिए रिपोर्ट आती है, और वहाँ पे सब कुछ बताया हुआ रहता है, और उसमें लिखा हुआ रहता है कि राइस का कितना है, और लाइन से क्रोनोलॉजिकल होता है, किस में सबसे ज़्यादा किस में सबसे कम। तो ये हर साल आता है। जब 2019 का पेपर पूछा गया था तो उसमें भी 2018 का डेटा के हिसाब से पूछा गया था। लेकिन एक कॉमन सेंस बताइए, एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन इज हाईएस्ट। ओवरऑल की भी बात नहीं हो रही, खरीफ की बात हो रही है, मानसून के क्रॉप की बात हो रही है, तो क्या वहाँ पे राइस हाईएस्ट नहीं होगा एरिया में? ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ किससे कितने आ रहे हैं, हर कोई तो राइस ही लगा रहा है मानसून में सबसे ज़्यादा, राइस तो हाईएस्ट होगा यार। पूरे राइस फील्ड भरे पड़े हैं, असम से ब्रह्मपुत्रा वैली से पंजाब में भी लगा रहे हैं सारे, वो हरियाणा में भी लगा रहे हैं, राजस्थान में भी लगा रहे हैं, यूपी में भी लगा रहे हैं, उत्तराखंड में भी लगा रहे हैं, बिहार में लगा रहे हैं, बंगाल में लगा रहे हैं, तमिलनाडु में लगा रहे हैं, केरल में लगा रहे हैं, मराठा में लगा रहे हैं, हर जगह तो लगा रहे हैं राइस, कहाँ नहीं लगा रहे राइस। राइस कल्टिवेशन तो खरीफ में हाईएस्ट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। कम से कम एग्जाम में बैठ के ये दोनों तो इग्नोर कर सकते थे ना कि ये दोनों तो नहीं होगा। अब बच गए 1-3, नहीं तो 1-2-3-4 सारे सही हो जाए, नहीं तो 1 और 3 सही हो जाए। एरिया अंडर कल्टिवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन ऑयल सीड, हम नहीं पता, हमको नहीं पता, हमको क्या है, हर चीज़ पता करने के लिए थोड़ी होती है। एरिया अंडर शुगर कैन कल्टिवेशन है जो सीडली डिक्रीज, हम नहीं जानते हैं। एरिया ऑफ कॉटन कल्टिवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर कैन। अब यहाँ पे फंस जाएं 1-3 नहीं तो सारे सही, अब यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन है, अब आप मार्क करके आए ऐसे में। लेकिन अगर थोड़ा बहुत पीआईबी पढ़ के जाते तो दिक्कत नहीं आती। अब इस बार अगर ऐसा क्वेश्चन है तो 2018 और 19 का डाटा तो नहीं रहेगा, डेटा सॉरी, इस बार तो आएगा, तो इस बार करेगा, आई मीन 2020 करेगा। मैं आपको 2020 का करा देता हूँ ना एग्जाम के लिए। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सॉविंग एरिया ऑफ ओवरऑल क्रॉप्स एक्सेप्ट जूट एंड मेस्टा, मतलब जूट और मेस्टा में गिरावट हुई है उसके क्रॉपिंग एरिया में, बाकी सारे में सॉविंग एरिया में, सॉरी सॉविंग एरिया में, कल्टिवेशन एरिया में, बाकी सारे में बढ़ा है ना। खरीफ क्रॉप की बात करें तो ये डेटा 31 जुलाई 2020 के लिए, तो आपके एग्जाम के लिए पिछले साल का डेटा है, हालांकि इस साल भी लगभग ऐसा ही रहेगा। देखिए टॉप पे क्या रहा, राइस, राइस का कितना, 266 लाख हेक्टेयर, राइट है ना। पिछले साल कितना था राइस का, 223, तो राइस का थोड़ा सा घटा है, लेकिन फिर भी राइस एकदम टॉप नंबर पे, उसके बराबरी में कोई नहीं है ना, आधे हैं बाकी सारे। पल्सेस कितना है, 119 लाख हेक्टेयर, पिछले साल कितने थे, 93, तो दाल की खेती बढ़ी। सीरियल्स की बात करें, कोर्स सीरियल जो मोटा अनाज होता है, जौ जवार ये सब सारे, 148, पिछला कितना था 139, ये बढ़ेगा ही ना क्योंकि गवर्नमेंट इस पर फोकस कर रही है। ऑयल सीड की बात करें तो ऑयल सीड कितना, 175, पिछले साल कितना था 150, बढ़ा है भाई ऑयल सीड। शुगर केन देखिए 51 लाख हेक्टेयर, पहले कितना था 51.20, शुगर केन का कभी घटता है बढ़ता चलता रहता है। जूट एंड मिस्टा की बात करें तो 6.95, पिछला कितना था 7, घट चुका, जूट एंड मिस्टा घट चुका। कॉटन की देखिए 121, 108 पहले था, तो कॉटन का भी बढ़ा, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कॉटन का कितना 121। शुगर केन ना कॉटन के हाफ भी नहीं है, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि शुगर केन पूरा खेत लग गया उत्तर प्रदेश में, बिहार में तो उससे पूरा हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, या साउथ में। कॉटन की कल्टीवेशन का एरिया बहुत ज़्यादा शुगर केन के हिसाब से, वो स्टेट भी तो बड़े हैं यार, और यूपी में हर जगह थोड़े ना आपके शुगर केन ही लगाया जाता है, बहुत एरिया में कॉटन लगता है भाई, बहुत एरिया में साउथ वगैरह में। एक नंबर पे राइस हो जाएगी है ना, और 2 नंबर पे क्या होगा, 2 नंबर पे देखिए आपका ऑयल सीड्स हैं, 3 नंबर पे क्या होगा आपके कोर्स सीरियल्स होंगे, 4 नंबर पे क्या होगा कॉटन है ना, और क्या है आपके 5 नंबर पे क्या हो जाएगा, शुगर नहीं सॉरी 5 नंबर पे पल्सेस हो जाएंगे, 6 नंबर पे शुगर केन हो जाएगा, उसके बाद जूट जूट एंड मिस्टर जो कि साल में घटे भी हैं,
जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उस साल का यह डेटा था। देखिए राइस, वीट, कोर्सेडल सब कुछ दिया हो, तो राइस फिर भी टॉप पे थी। और ये ओवरऑल एनुअल था, तो इसमें रबी भी था, खरीफ भी था। जैसे कि वीट जो है वो रबी क्रॉप है, वहाँ पे दिया हुआ था। अच्छा, कंपेयर करते हैं एक चीज़। यहाँ पे पल्सेस को देखिए, नहीं, शुगर केन को देखिए। शुगर केन 2014-15 में 50.66 था, फिर देखिए 15-16 में घट गया। उसके बाद 16-17 में और ज़्यादा जाके घट गया, 43.89 हो गया। तो शुगर केन के एरिया में जब ये क्वेश्चन आया था तो उसके पहले साल में 3 साल से लगातार गिरावट हो रही थी। और कॉटन देखिए उसके डबल से भी ज़्यादा था। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन इज द हाईएस्ट, सही बात। एरिया अंडर कल्टिवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड्स, नहीं जानते। एरिया ऑफ कॉटन कल्टिवेशन इज मोर देन दैट ऑफ द शुगर केन, ऑब्वियस है कॉटन कल्टिवेशन मोर देन, बहुत ज़्यादा, कॉटन कल्टिवेशन डबल है शुगर केन। एरिया अंडर शुगर केन कल्टिवेशन हैज स्टेडली डिक्रीज्ड। देखिए स्टेडली डिक्रीज आपको 3 साल का मिला था। आगे का डेटा तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं था, मैंने तो आपको 17 तक का दिखाया, सॉरी। शुगर केन 50 घटा, 49 घटा, 43 घटा, ठीक। लेकिन यहाँ पे भी देखेंगे आप 2020 का आर्टिकल, तो देखिए 51 लाख हेक्टेयर, ठीक। और उसके पहले 51.78, सॉरी 51.78, 51.2 वेरिएशन आ रहा है, जहाँ 43 तक अभी 51 भी हो गया। ये वेरिएशन उसके पहले भी आया था। देखिए एलिमिनेशन वगैरह करें कि स्टेडली डिक्रीज हुआ था या स्टेटमेंट सही नहीं होते, वो सब पे मैं नहीं जाऊँगा। ये शुगर केन का कल्टीवेशन का एरिया है 2014 से 18 लेके, है ना, और एस्टिमेट थी 2019 की, इसी पे बेस्ड यूपीएससी का क्वेश्चन था। फाइनेंशियल ईयर 2014 में शुगर केन की कल्टीवेशन थी, अगर अब ये मिलियन हेक्टेयर में ले रहा हूँ, ओके, 4.99। 2015 में देखिए बढ़ गई थी, है ना। 2016 में फिर से घट गई थी, 2017 में फिर से घट गई थी, 2018 में फिर से बढ़ी थी। और इसी जो अपवर्ड ट्रेंड आया था ना, इसी पे यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया था कि बढ़ी है कि घटी है। तो 2017 के बाद जो है शुगर केन की फिर से बढ़ने लगी, ठीक, एरिया। एंड दैट्स हाउ यू कंक्लूड दैट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एंड वंस द फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, अगर आपको पता होगा फिर तो क्वेश्चन हलवा है। इसलिए पूछा ही गया था क्योंकि एक टिपिकल स्टेटमेंट था, लोगों को लगेगा कि शुगर केन का जो है घट ही रहा होगा, नहीं, फिर बढ़ने लगा था। Among the agricultural commodities imported by India, which one of the following accounts for the highest imports in terms of value in the last 5 years? Vegetable oils, palm oil न्यूज़ में इसीलिए रहता है। वेजिटेबल ऑयल हम लोग बहुत मंगाते हैं, लॉजिकल रीजन से कुछ तो आप हटा ही सकते थे। स्पाइसेस का तो प्रोडक्शन इंडिया से एक्सपोर्ट होता है यार, स्पाइसेस कैसे हो सकते हैं? फ्रेश फ्रूट में भी इंडिया वर्ल्ड में 2 नंबर पे, तो ये भी नहीं हो सकता। फ्रूट तो हमारे यहाँ बहुत होता है ना। पल्सेस की जो बात करें तो पल्सेस में भी हम अच्छा खासा प्रोडक्शन करते हैं। थोड़ी प्राइस डिस्कवरी की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री उसके साथ इशू आता है। लेकिन वेजिटेबल ऑयल, है ना, वेजिटेबल ऑयल में पाम ऑयल तो हम इतना इंपोर्ट करते हैं ना मलेशिया इंडोनेशिया से कि पूछो मत, सबसे ज़्यादा वहीं से होता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी? लिबर्टी क्या होता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरेनी ऑफ, इसको देखिए ऑड वन आउट से कर लीजिए। आप लोगों में फिलोसफिकल है, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, क्या करें? ऑड वन आउट करिए। लिबर्टी की डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टिरेनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स। अच्छा, हो सकता है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट। अब ये हो सकता है क्या? कोई कंडीशन में लिबर्टी का ये मतलब कि एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, मतलब जो है नंग दड़ंग जो भी करिए, कुछ भी करिए, ऐसा थोड़े चलता है। अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स, तो मतलब कि टेररिस्ट, लिबर्टी अच्छी पॉजिटिव चीज़ है, तो हम टेररिस्ट को लिबर्टी दे दें कि बम फोड़ दो, ये कैसे हो सकता है यार? ऑड वन आउट की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो बी और सी ऐसे एलिमिनेट हो गया। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टिरेनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। आपको बस प्रोटेक्शन दे दे तो आपको लिबर्टी हो गई, कि अपॉर्चुनिटी दे तब लिबर्टी मानी जाएगी। जो कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, जो अच्छा है, जैसे सोशल कैपिटल था ना, उसी तरह का सोचिए। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली इज नोन एज लिबर्टी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट टिरेनी ऑफ द पॉलिटिकल रूलर इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ओके, देखिए थोड़ा बहुत इसमें एलिमिनेशन तो अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क पढ़ते हैं तो उससे हो जाता। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन, हाउएवर इट डज नॉट मीन फ्रीडम टू डू एनीथिंग दैट वन डिजायर्स। एक तो यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते थे। एनीवे, जब आप इसको हॉलिस्टिकली देखेंगे तो आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते थे। टिरेनी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है जो आपको ऑटोक्रेसी से बचाता है। ओके, 86, तो कई बार आपको दूसरी डेफिनेशन भी जानी चाहिए था कि एग्जाम वाला डेफिनेशन सही हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर ऑफ द गवर्नमेंट आरबीआई टेक्स अ स्टेप टू स्लाइड द इंडियन रुपी? आ गया फिर से करेंसी रूपी इन्फ्लेशन, है ना, राइट, फिर से आ गया ना करेंसी वाला सिस्टम। तो ये बोल रहे कि कौन सा स्टेप नहीं लेंगे, मतलब कि बाकी कौन से स्टेप 3 लेंगे, वो पॉजिटिव वाले अलग और जो नहीं लेंगे वो अलग। कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, ये लेंगे कि नहीं लेंगे आप बताइए। पिछले वाले में क्या बताया? इंडियन आईटी का एक्सपोर्ट होता है ना, इंडिया के लोग बाहर से पैसा मंगवाते हैं, रेमिटेंस आते हैं, तो इससे हमारी करेंसी स्ट्रांग होती है। तो देखिए अगर आप नॉन एसेंशियल गुड नहीं मंगवाओगे, मतलब कि बाहर से आप
जो है महंगे महंगे कपड़े नहीं मंगाओगे, क्लोथिंग वो नॉन एसेंशियल है। महंगे महंगे कपड़े मतलब गजब की मूर्ति मंगवा रहे हो, कपड़ा मंगवा रहे हो, तो रईसी कर रहे हो, तो बाहर से क्या होगा, रईसी करोगे तो आपके कंट्री में इम्पोर्ट होगा। आपके कंट्री में इम्पोर्ट होगा तो बाहर की कंपनी को आप बहुत ज़्यादा इंडियन करेंसी दे दोगे, इंडियन करेंसी उनके पास चली जाएगी, आपके कंट्री के पास नहीं रहेगी। तो आपके कंट्री की वैल्यू जो है, आपके कंट्री की जो वैल्यू है करेंसी की, वो गिर जाएगी जब आपकी सारा चीज़ जो है आप इंपोर्ट करोगे बाहर से और अपना खजाना खाली करोगे। लेकिन अगर आप नॉन एसेंशियल गुड्स और पर अगर आप इंपोर्ट पे बैन लगा दो, थोड़ा कम कर दो, तो बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए चाइना हमारी वीक को कैसे करता है करेंसी को, चाइना के पास ये चाइना के पास क्या है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, छोटे छोटे चीज़ें बेच बेच के खूब सारी पैसे कमा लेता है वो। इससे आपकी करेंसी क्या होगी, वीक ही होगी ना। तो लेकिन अगर आप वो चीज़ें घर पे उत्पादन करने लगो तो सही है, या फिर एक्सपोर्ट करने लगो, आप ही पैसा बाहर से कमाने लगो, आपका सामान बिकने लगे, तो ये तो स्टेप लेंगे। एनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड, यस। अगर डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड नहीं होगा, रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड होगा, तो आपके कंट्री में इन्वेस्टमेंट आएगा, वो भी रुपी के फॉर्म में, किसी और पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, तो अच्छी बात है। ईजिंग कंडीशंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स, ये देखिए जो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ईजिंग कंडीशंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। देखिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कोई हम इनसे मतलब अपना नुकसान नहीं करते। बाहर की कंपनीज हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करती हैं ना, यहाँ के प्राइवेट एंटिटीज इन्वेस्ट करती है ना प्राइवेट कंपनीज में, बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, ऐसा कुछ भी ले, ईसीबी। तो बाहर से जब इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो वो आपकी कंट्री के लिए अच्छा है, बाहर के लोग आप पे विश्वास कर रहे हैं, तो आपकी करेंसी उससे स्ट्रांग होती है। फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है, आरबीआई करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी अगर एक्सपेंशनरी है तो क्या होगा, फाइनेंशियल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी का मतलब होता है कि बैंक वगैरह जो होगी, लोन जो होगी वो सस्ते में देगी, दैट मीन्स कि इंटरेस्ट रेट जो है कंट्री में लो कर दी जाए। इंटरेस्ट रेट जैसे ही किसी कंट्री में लो होती है, इन्वेस्टर्स के लिए उस कंट्री में इन्वेस्ट करना बहुत अट्रैक्टिव नहीं होता। वो वहाँ इन्वेस्ट करेगा जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो। जैसे अमेरिका में फेडरेशन बैंक जो उसने फेड टेपरिंग की, क्योंकि उनको जो है महंगाई वगैरह कंट्रोल करने के लिए जो भी करना था, तो इंटरेस्ट रेट जो है वहाँ पे कम कर दिया। ठीक है, इंटरेस्ट रेट जैसे ही कम किया, फेड टेपरिंग वगैरह का जो भी कॉन्सेप्ट है अलग से पढ़ लीजिएगा। तो वहाँ के इन्वेस्टर्स लोग जो है इंडिया में इन्वेस्ट करने लगे, क्योंकि इंडिया में इंटरेस्ट रेट मान लीजिए कि 7% मिल रही है, अमेरिका में 0% कर दिया, तो वहाँ कौन इन्वेस्ट करेगा। तो अगर आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लाओगे तो आपके कंट्री में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। तो जितना जो इन्वेस्टमेंट आया था ना एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग से और मसाला बॉन्ड से, वो सारा निकाल के कहीं और किसी कंट्री में डाल देंगे, और पार्टिसिपेटरी नोट वाला तो सबसे पहले भागेगा। तो वो स्टेप नहीं लेना है ना। अब चलिए 87 नंबर का क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। लंबा सा है पूरा, एक पैराग्राफ इसमें रीडी आरसी हो जाएगा पूरा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंट डायरेक्टिव्स रिलेटिंग टू स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा, पॉपुलरली नोन एज डेटा डिक्टेट, कमांड द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स दैट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डायरेक्टिव निकाला था कि पेमेंट से रिलेटेड जितना जो डेटा है उसको कैसे हैंडल किया जाए। दे शैल इंश्योर दैट एंटायर डेटा रिलेटिंग टू पेमेंट सिस्टम्स ऑपरेटेड बाय देम आर सॉर्टेड, आर स्टोर्ड इन ए सिस्टम ओनली इन इंडिया। अच्छा, दे शैल इंश्योर दैट सिस्टम्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब जो यहाँ पे टू को एलिमिनेट नहीं कर पाना तो कॉमन सेंस नहीं है। मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे आरबीआई एक ऐसा ऑर्डर दे दे कि मतलब सारा का सारा पेमेंट सिस्टम जो है, डेटा जो है, वो कौन ओन करेंगे, पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस करेंगे, प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व ही नहीं होगी। मतलब मास्टर कार्ड से लेकर रुपए जितना भी पेमेंट का डेटा रख रहे हैं, सारा जो है उनका डेटा कहाँ स्टोर होगा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में होगा। भाई इतना मोदी गवर्नमेंट सरकारी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देती, प्राइवेटाइजेशन को देती है, कॉमन सेंस। ठीक, या तो 1 नहीं तो 3। दे शैल सबमिट द कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट टू द कंट्रोलर एंड व्हाट, पेमेंट सिस्टम के मतलब, और इसके लिए ऑडिट रिपोर्ट को सीएजी देखेगा कहाँ से भाई, पढ़ा है क्या आपने ऐसे, सीएजी तो आरबीआई को नहीं करता ऑडिट, इसका कैसे करेगा। तो थर्ड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, ओके। और 2 भी नहीं होगा, तो होगा क्या 1। उनको ये कह रहे हैं कि इंडिया का जो पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड डेटा है आप उसको इंडिया में स्टोर करिए, बाहर रखिएगा तो हमारा सारा डेटा चला जाएगा। डेटा इज़ द न्यू ऑयल, गाड़ी में लगा लें। खैर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड ए लॉ ऑन डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी फॉर इट्स सिटीजन्स नोन एज जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन अप्रैल 2016 एंड स्टार्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट फ्रॉम 25 में 2000। क्यों आया है करंट अफेयर में, मे का विजन के मैगजीन में मेंशन होगा, यूरोपियन यूनियन ने ऐसा किया था, क्या बताऊँ इसमें। 89, बहुत बहुत आ रहा था न्यूज़ में यूरोपियन यूनियन का डेटा प्रोटेक्शन बिल, बोल रहे थे कि इंडिया को भी लर्न करना चाहिए। 89, रिसेंटली इंडिया साइंड ए डील नोन एज एक्शन प्लान फॉर
प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेटिव एरियाज इन न्यूक्लियर फील्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। रशिया के साथ किया था, मीटिंग वगैरह हुई थी, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो देखिए यूएस से तो कंफ्यूज नहीं होगा, अगर यूएस के साथ तो बहुत पहले साइन हो चुका था, लेकिन जापान, रशिया, यूनाइटेड किंगडम के साथ तो फिर भी हो सकते थे। नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। आया था करंट अफेयर में 90। द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकॉनमी। देखिए 2020 के भी क्वेश्चन पेपर में मनी मल्टीप्लायर आया था ना, M0 M1 वाला रिलेशन। और देखिए 2019 में भी आया था द मनी। तो फोकस एरिया क्या हो गया, मनी मल्टीप्लायर, है ना। अब ना सोचे कि हर साल आएगा। द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकॉनमी इंक्रीजेज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए मनी मल्टीप्लायर का अगर आप थोड़ा सा भी आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप ये जानते हैं कि बैंक में आप डालते हैं 1 रुपया, बैंक उसको इन्वेस्ट करता है 10 रुपया हो जाता है, फिर वहीं से कोई और होता है उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ हो जाती है। इसी चीज़ को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। मनी जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू सब कुछ बढ़ते बढ़ते आपने 1 रुपया दिया, बैंक उस पर रिस्क लेके उसको इन्वेस्ट करता है। और ये जो फिनोमिनन, रियल रुपया एक ही है लेकिन मनी जो मल्टीप्लाई हो जाती सिस्टम में, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ, इसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। मुराल सर ने भी एक्सप्लेन किया हुआ। तो आप खुद सोचिए, जब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये चीज़ बढ़ती है, मनी मल्टीप्लाई होती है। अब घर में बैठेंगे तो मनी मल्टीप्लाई होगी। अच्छा, मनी मल्टीप्लाई मतलब ये नहीं था कि पैसा बढ़ बढ़ के मल्टीप्लाई होने लगता। एक सिस्टम है पूरा, बैंकिंग सिस्टम, इकॉनमी इसी पे एग्जिस्ट करता है कि आप पैसे देते हो, उस पर कुछ काम होता है, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो किसी भी इकॉनमी में मनी मल्टीप्लायर कब बढ़ेगा, जब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी। घर में पैसा घड़े में नहीं दबाओ, घड़े में दबाओगे तो स्वप्न में दिखेगा, दूध और खीर खाने से रात में, तो उससे मनी तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। किसी ने अगर 4 आना भी डाला था घड़े में और आपको सपना आ जाए कि 4 आना है, 4 आना है, आप पूरा घर खोद डालो और नीचे कि आपको मनी मल्टीप्लाई होकर 16 आना मिल जाएगा। नहीं भैया, आपको खटिए के नीचे खोदने पे 4 आना ही मिलेगा जो डाला हुआ था। लेकिन अगर उस इंसान ने उस चीज़ को बैंक में डाला होता और सपना आपको ये होता कि फलाने बैंक में ये डॉक्यूमेंट दिखाने से मिल जाएगा, तो हो सकता है कि आपको 100 आना उसके बदले में आज मिल जाता। तो बैंक में डालिए पैसा और मनी को करिए मल्टीप्लाई, इसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। और दूसरी बात, इंक्रीज इन SLR, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, इसे बोल रहे हैं मनी मल्टीप्लाई। मतलब नॉनसेंस क्या स्टेटमेंट देखिए, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, मतलब मनी से क्या रिलेशन है इसका यार। नाउ नहीं भी आता तो एलिमिनेशन कैसे था, देखिए इंक्रीज इन SLR, इंक्रीज इन CRR, दोनों CRR और SLR दोनों रिजर्व मनी करनी पड़ती है बैंक को। रिजर्व मनी ना बोले नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। मतलब इतना जो है रिजर्व बनाना पड़ता है अलग से क्वेश्चन के लिए, CRR और SLR, और दोनों का जो इम्पैक्ट होता है सेम होता है। तो दोनों का जब सेम इम्पैक्ट होता है तो ये दोनों तो नहीं हो सकते ना ऑप्शन में, दोनों ही नहीं होंगे। ठीक है, दोनों का एक ही इम्पैक्ट है। अगर SLR सही होता तो फिर CRR भी सही होना पड़ता, CRR सही हो तो SLR भी सही करना पड़ेगा, क्योंकि इतना पैसा बैंकों को एक साइड में क्वेश्चन मनी की तरह स्टोर करना पड़ता है, या तो RBI के पास नहीं तो अपने पास। तो SLR अगर सही होता तो CRR भी सही होता, तो दोनों तो सही हो ही नहीं सकते, एक ही सही है। पॉपुलेशन का तो कोई रिलेशन नहीं है, तो भी तो आंसर आ रहा है ना, इसमें तो ट्रिक लगाई ना, सिंपल तो है यार। 91 लंबा चौड़ा क्वेश्चन RC की तरह, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज ऑफ द एंटरटेनमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट। थोड़ा बहुत तो AR वगैरह पढ़ा होगा, हर जगह आ रहा था, आर्टिफिशियल ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। ओके, इन ऑगमेंटेड रियलिटी एज स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड एंड द फिजिकल वर्ल्ड इज कम्प्लीटली शट आउट। अब मुझे ये बताइए ऑगमेंटेशन का मतलब क्या होता है। ऑगमेंटेशन का मतलब होता है कि ये अगर बॉक्स है, इसके ऊपर कुछ और ऐड कर दें, एक नया बॉक्स लगाते, इसको ऑगमेंटेशन बोलते हैं। ऑगमेंटेशन का मतलब ये नहीं होता कि हमने एक बॉक्स था, उसके ऊपर एक नया बॉक्स बनाया था और नीचे वाले बॉक्स को गायब कर दिया। ऑगमेंटेशन वर्ड का मीनिंग यही है कि पहले कोई चीज़ बनी हुई है उस पर और बिल्ड करना, पहले वाले को भी रखना। मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपके UPSC में स्कोर आ रहा है आज को 100, तो आपको ऑगमेंटेशन करनी है और 20 नंबर से और उसको 120 करना है। ये नहीं बोल सकता ऑगमेंटेशन का मतलब है कि 100 आ रहा है, ठीक है, अब उसमें ऑगमेंटेशन 20 का करना और 100 हटा देना 20, इसको ऑगमेंटेशन नहीं बोलते। तो वर्बल मीनिंग देख लीजिए ना, इन ऑगमेंटेड रियलिटी स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड एंड द फिजिकल वर्ल्ड इज कम्प्लीटली शट आउट। नहीं, ऑगमेंटेड रियलिटी में फिजिकल भी रहता है ना, घूमते हैं ना रोड पे लोग, और वो क्या देखते हैं, एक सेकेंड, ये है ऑगमेंटेड रियलिटी। हम रोड पे खड़े हैं और मोबाइल से दिखा रहे हैं, मोबाइल में रोड भी दिख रहा है लेकिन साथ में ये पिकाचू भी दिख रहा है। तो रोड भी दिख रहा है ना, पिकाचू दिख रहा है, तो पिकाचू क्या है, ऑगमेंटेशन है। ये होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। समझ गए वर्ड का मीनिंग, पिकाचू आ गया एक्स्ट्रा, रोड तो है, रोड भी दिख रहा है मोबाइल में। अब ये पगलेट को देखिए, ये है वर्चुअल रियलिटी कर रहा है ना, ये इतने आंखें बंद कर दी, इसमें इसने पूरा जो है ब्लैक कर दिया, मैंने हाथ में ये लगा लिया, ये लगा लिया, अब इसको लग रहा है कि इधर घुस के वो देख रहा है, उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे, ये इसी को दिख रहा है, और लोग इसमें उछलते कूदते गाते नाचे सब जगह हैं, और इनको लगता है कि पूरा ये अलग वर्ल्ड में आ गए। इसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी।
रियलिटी खत्म, आंखें बंद। ये कितना आसान क्वेश्चन था यार। तो पहला स्टेटमेंट ऑगमेंटेड रियलिटी में स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड एंड द फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीटली शट डाउन, इस कारण रॉन्ग है क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड इज देयर, ऑगमेंटेड रियलिटी आपको एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करता, तो वन रॉन्ग हो गया। इन वर्चुअल रियलिटी इमेजेस जनरेटेड फ्रॉम ए कंप्यूटर आर प्रोजेक्टेड ऑन टू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स और सराउंडिंग्स। अच्छा, ये कौन सी बात हुई? ये ऐसा कुछ नहीं होता, मैं बताता हूँ होता क्या है। ऑगमेंटेड रियलिटी अलाउज इंडिविजुअल्स टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, रोड पे चल रहा था ना वो इंसान, एंड इम्प्रूव्स द एक्सपीरियंस यूजिंग द कैमरा ऑफ स्मार्टफोन और पीसी। हाथ में कैमरा रखा तो पिकाचो दिख रहा था तो एक्सपीरियंस बढ़ गया। वर्चुअल रियलिटी क्लोजेज द वर्ल्ड एंड ट्रांसपोजेज एन इंडिविजुअल प्रूविंग कंप्लीटली इमर्सिव एक्सपीरियंस, प्रोवाइडिंग कंप्लीटली इमर्सिव। इसे तो लोग पगला जाते हैं देख देख के कि ओ माय गॉड मार दिया पीट दिया। तो 3 4 राइट है, 1 रॉन्ग था। तो 1 तो रॉन्ग था ना सबसे पहले, और 3 4 राइट, तो आंसर तो आ गया। सेकंड देखने की ज़रूरत क्या है? हाँ, देखना चाहिए तो पढ़ लीजिए। इन वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, इमेजेस फ्रॉम, जो वर्चुअल रियलिटी जिसमें है ना अभी, जिसमें आंखें बंद हो जाती हैं कंप्यूटर के सामने, पूरा लोग जो इमर्ज हो जाते हैं, इमेजेस जनरेटेड फ्रॉम ए कंप्यूटर आर प्रोजेक्टेड ऑन टू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स और सराउंडिंग्स, ये रॉन्ग है, ठीक है। ये आपके ऑगमेंटेड रियलिटी में ही होता है कि कंप्यूटर से बना हुआ, कंप्यूटर या स्मार्टफोन से बना हुआ चीज़ जो है ना, ये स्मार्टफोन और कंप्यूटर से बना हुआ चीज़ पिकाचू था ना, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट रोड पे दिख रहा था। तो ये एक्चुअली किया क्या ना कि देखिए, इसमें क्या है ना कि ये वीआर है, वर्चुअल रियलिटी है, और ये भी वर्चुअल रियलिटी है, ठीक है। और ये एआर है जो कि सही है, और ये वीआर है जो कि सही है। तो ऐसे कैसे करके रिवर्स कर दिया। आर्टिफिशियल सॉरी, ऑगमेंटेड रियलिटी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, एक सही है और एक रॉन्ग है। वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, ठीक, ये एआर है सॉरी। वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट, एक सही है और एक रॉन्ग है। समझ गया ना? बहुत आसान क्वेश्चन था ये, पता है, बहुत आसान था, आराम से किया था। ठीक, ये क्या आया है कि द वर्ड डेनिसोवन इन समटाइम्स मेंशन्ड इन द मीडिया रेफरेंस टू, ये द हिंदू में आया था, है ना। विजन में नहीं पढ़ाया था ये, ना पीटी 365 में, ना मंथली में। इनसाइट्स के टेस्ट सीरीज में ये मेंशन था, ये चीज़ हिंदू में आया था, लेकिन अगर किसी ने पढ़ा हो तो सॉल्व कर सकता है, मेरे से नहीं पता, रॉन्ग हो गया था कि मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था। तो डेनिसोवन इज समटाइम्स मेंशन्ड इन द मीडिया रेफर्स टू एन अर्ली ह्यूमन स्पेसीज है डेनिसोवन। डेनिसोवन एक केव्स हैं, उसके नाम पे ये पड़ा है। तो ये ह्यूमन का जो है अर्ली फॉर्म था ह्यूमन स्पेसिस का। विथ रेफरेंस टू द रिसेंट डेवलपमेंट्स इन साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। फंक्शनल, अब नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं, ठीक। और ये देखिए कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द अबव एंड ऑन नहीं चलेगा, ठीक है। नहीं चलेगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे स्टेटमेंट के बाद अलग से ऐसे ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में बस 4 स्टेटमेंट और आपको बताना है कि 3 सही हैं, एक गलत है, कौन सा बता दो। फंक्शनल क्रोमोजोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, ये ना आज तक नहीं हुआ है। डीएनए ज्वाइन किए जाते हैं, सब कुछ होता है, डीएनए में चेंज होता है, लेकिन उससे फाइनली फंक्शनल क्रोमोजोम अलग अलग सेगमेंट से ज्वाइन करके डीएनए का बन जाए, ठीक है। डीएनए में चेंजेस किए जाते हैं, लेकिन डीएनए ज्वाइन करके एक जो है फंक्शनल नया क्रोमोजोम बनाए, ये एक्चुअली नहीं होता है अभी। पीसेज ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरीज, ये होने लगा है, ठीक, ये होने लगा कि आर्टिफिशियल डीएनए जो है लेबोरेटरी में बनाए जाने लगे हैं, उसके पीसेज बनाए जाने लगे, क्रोमोजोम नहीं बन रहा। अ पीस ऑफ डीएनए टेकन आउट फ्रॉम एन एनिमल सेल कैन बी मेड टू रेप्लिकेट आउटसाइड द लिविंग सेल इन लेबोरेटरी। अरे टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह जो है वो तो चलिए चलिए कि एम्ब्रायो लेवल पे होता है, लेकिन ये कब का होने लगा है कि पीस ऑफ डीएनए किसी एनिमल सेल के लें और लेबोरेटरी में ग्रो करा दें, क्रॉस ब्रीडिंग करा के, क्लोनिंग वगैरह तो इस सब पे हो ही जाता है। सेल्स टेकन आउट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी मेड टू अंडरगो सेल डिवीजन इन लेबोरेटरी पेट्री डिशेस। ऑब्वियसली यार, प्लांट टिश्यू कल्चर को आप याद करो ना, साथ ही साथ आप देखो ना, एनिमल में तो कई चीज़ें एनिमल सेल वगैरह लेके जो ग्रो कराए जाते हैं, ये बहुत होता है यार, एनिमल वगैरह का सेल का लैब में ग्रो, पेट्री डिशेज में ग्रो कराना, ये सब कॉमन फिनोमिना, थोड़ा भी बायोलॉजी के फील्ड से रहोगे ना तो। लेकिन फंक्शनल क्रोमोजोम बना दिया जाए जीएनए के सेगमेंट से ज्वाइन करें, ये नहीं हुआ अभी तक। 94 का आंसर हर जगह विजन वगैरह सब ने रॉन्ग दिया था, क्योंकि यूपीएससी ने डिजिटल सिग्नेचर पूछा था, लोगों ने उसको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बना दिया। जैसे मैंने कंपनी के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मिला। कंपनी एक विश्वसनीय कंपनी की तरफ से ऑथोराइज कर दिया गया है कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, तो उसके हिसाब से हम मानते हैं कि आप जो है, आप कहीं भी इंटरनेट पे देखिए फंक्शन क्या होता है, मैं बता रहा हूँ होता क्या है। पहले ये बता रहा हूँ कि जैसे मैंने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया तो क्यों किया, क्या मिला मुझे उससे। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए मैंने अप्लाई किया, अपना कार्ड वगैरह जो भी है, डेटा वगैरह हमने दिया, तो उसके हिसाब से हमें डीएससी दिया गया उस ऑथोराइज कंपनी के द्वारा। अब हमारी कोई भी डॉक्यूमेंट होंगे तो उस पर हमारा डिजिटल सिग्नेचर होगा, इससे हमारा पीडीएफ या डॉक्यूमेंट जो भी होता है ना, वो प्रोटेक्टेड होता है, और ये ऑथोराइज होता है कि हमने, हमारे पास वो है अथॉरिटी कि हम डिजिटल सिग्नेचर हम कर सकें, है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता।
ठीक, ये रिकॉर्ड हुआ था क्या इसके पहले? ओके, एक सेकंड में टेस्ट। हाँ, कुछ मिस हुआ तो आई एम रियली सॉरी, आई वुड होप कुछ मिस नहीं हुआ। अब एक चीज़ बता रहा हूँ, इसका आंसर सी है और सारे लोगों ने इसका आंसर 1 2 3 दिया इंक्लूडिंग विजन। वो रॉन्ग क्यों बता रहा हूँ? अब ऐसे समझिए कि गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे क्या समझाया है कि जैसे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होती है तो आपको क्या राइट्स मिलते हैं? ड्राइव करने का राइट मिलता है, ठीक। उसी तरह अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है तो आपको डिजिटल सिग्नेचर का राइट मिलता है। अब इतना आपने समझ गया, जैसे ड्राइविंग करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। यूपीएससी ने क्या पूछा है? डिजिटल सिग्नेचर की बात की है। मतलब यूपीएससी ने क्या पूछा? ड्राइविंग की बात किया, ड्राइविंग लाइसेंस की बात नहीं किया। डिजिटल सिग्नेचर की बात किया, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की बात नहीं किया। तो सिग्नेचर तक चीज़ें लिमिटेड रहेंगी, सर्टिफिकेट से मैटर नहीं करेगा। एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाइज द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशूइंग इट। ये जो पहला स्टेटमेंट है ना कि एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिससे कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो कि इशू कर रहा है उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की बात होती है। यूपीएससी आपसे डिजिटल सिग्नेचर पूछ रहा है, यूपीएससी आपसे ड्राइविंग के बारे में पूछ रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस हमें पता चलता है कि किसको चलाने की औकात है, कौन अथॉराइज है चलाने के लिए, ठीक। उसी तरह डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से पता चलता है कि उस इंसान की आइडेंटिटी क्या है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन है। लाइसेंस से हमें पता चलता है ना लाइसेंस किसने बनवाया। तो पहला क्वेश्चन का जो पहला स्टेटमेंट है ना वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में नहीं है। यूज टू सर्व एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और सर्वर ऑफ द इंटरनेट। अगेन ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में है, जस्ट लाइक ड्राइविंग लाइसेंस आपकी आइडेंटिटी के लिए यूज होता है, ये भी रॉन्ग है। एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड, नाउ कम्स द लिटरल मीनिंग ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर जिस कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी ने बोला है, एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एंड इंश्योरिंग दैट द ओरिजिनल कंटेंट इज अनचेंज्ड। यही डिजिटल सिग्नेचर का पर्पस होता है, जिसको करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट पूछता ना यूपीएससी तो ये 1 और 2 सही हो जाते, इसीलिए सब कंफ्यूज हो गए। आंसर इसका यूपीएससी ने दिया 3 ओनली, विच इज राइट। यूपीएससी ने यहाँ कोई गलती नहीं की है। अब ये पूछ रहे हैं कि आप अगर घड़ी ले लोगे जो स्मार्ट वॉच तो उससे क्या क्या होगा, नहीं तो कान में लगा लोगे सुनने का सामान तो क्या क्या हो जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वियरेबल टेक्नोलॉजी, कोई भी आप कान में लगाएं, नाक में लगाएं, मुंह में लगाएं, ठीक आपकी मर्जी। तो वेरिएबल टेक्नोलॉजी से क्या क्या हो जाता है, तो याद करिए ना, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्सन नहीं होता। क्या जीपीएस लगा दे तो लोकेशन आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा? स्लीप मॉनिटरिंग ऑफ ए पर्सन नहीं होगा। कई बार लोग लगा रहे हैं घड़ी, तरह तरह के स्मार्ट वॉच, बोल रहे हैं कि रात में उनकी नींद खराब हो गई। कई लोगों ने तो अपने बॉयफ्रेंड को चीट करते हुए पकड़ लिया क्योंकि रात में उसकी धड़कनें बढ़ गई पूरी, एकदम से जो गर्मी आ गई शरीर में। तो गर्लफ्रेंड ने बोला कि तो गर्मी क्यों शरीर में आ गई तुम्हारे 3 बजे, हर रात को 15 दिन से तुम्हारे शरीर में रात को 3 बजे गर्मी क्यों आ रही? तो उसे पता चला कि तो चीट कर रहा था। स्लीप मॉनिटरिंग ऑफ द पर्सन हो सकती है क्योंकि हार्ट बीट बढ़ जाएगी, सपना टूट जाएगा, तो फिर वो सांस जोर से लेने लगेगा, तो ये सब हो जाता है। लोकेशन भी आइडेंटिफिकेशन हो, तो आप भी अब किसी को पकड़ना चाहते हो तो उस पर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी लगा दीजिए, पता चलेगा कि इंसान कहाँ कहाँ गया है और कहाँ कहाँ धड़कनें बढ़ी हैं। दो, असिस्टिंग इन द हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए तो बहुत पहले से जो चला आ रहा है ये वेरिएबल टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली असिस्ट करेगा, है ना। 95 का डी हो जाएगा। एप्लीकेशन भी है तो उस हिसाब से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी हैज़ गेन पॉपुलरिटी इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, व्हाई? ठीक, आरएनए इंटरफेरेंस वर्ड में ही क्वेश्चन का आंसर है। आरएनए जो है इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी है जो कि कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रही है, पॉपुलैरिटी क्यों हुई है? दूसरे वर्ड देखिए, गेंड पॉपुलैरिटी, तो कहीं ना कहीं तो कुछ अच्छा हुआ होगा, पॉपुलैरिटी की बात हो रही, निगेटिविटी की बात नहीं हो रही। दूसरा, इंटरफेरेंस कर रहा है तो कुछ खराब चीज़ से इंटरफेरेंस कर रहा होगा, यही तो मीनिंग है। इट इज़ यूज इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग थेरेपीज, यस। ऐसे जीन जो आपकी बॉडी में खराबी करते हैं उनको ये साइलेंट कर देता है। क्यों? क्योंकि ये इंटरफेरेंस करता है, साइलेंट करके उनको चुप करा के, और उनसे जो रोग हो सकते तो वो रोग भी नहीं हो पाते, उनको साइलेंस कर देता है। ये बात सही है। इट कैन बी यूज इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यस। अगर कैंसर के भी जीन है उनको साइलेंट कर दे तो काम चलेगा ना, इंटरफेरेंस करे तो काम चलेगा ना। इट कैन बी यूज टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, नहीं ये एक चीज़ जो है ना नहीं हो सकती, हार्मोन रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में ये काम नहीं करता है, जीन को साइलेंस करता है, कैंसर के जो जीन कॉज करते हैं उनसे बचाव करता है। इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू वायरल पैथोजन, अगेन हाँ उसमें भी यूज़ कर सकते हैं क्रॉप प्लांट जो कि वायरल इन्फेक्शन पैथोजन से, क्योंकि उनमें ऐसा ये डीएनए डेवलप कर देगा कि वायरल का जो पैथोजन होगा ना वो इन्फेक्शन कर ही नहीं पाएगा। बीटी कॉटन में भी तो बैक्टीरियम थुरेंजियसिस का वो डाला हुआ है ना वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल, उसी पे तो काम कर रहा है। तो आरएनए भी तो जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी क्या करेगी कि क्रॉप में ऐसा जीन दे देगी, ऐसा डाल दे देगी आरएनए
कि जो वायरस का जो आरएनए होगा ना उसके साथ इंटरफेयर करेगा, और वायरस जनरली आरएनए के जेनेटिक मटेरियल पे ही सर्वाइव करता है। देखिए हार्मोन क्या होता है ना, हार्मोन आपके प्रोटीन वगैरह होते हैं, एंजाइम हार्मोन ऐसी सारी जो चीज़ें हैं, और भी पेप्टाइड वगैरह होते हैं। तो वहाँ आरएनए जेनेटिक मटेरियल, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए होता है, फिर आरएनए से बाकी जो है आपके चीज़ें बनती हैं, प्रोटीन हार्मोन ये सारी चीज़ें बनते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी क्या करता है, डीएनए के साथ जाके इंटरफेयर करता है जनरली, है ना, मेन जेनेटिक मटेरियल पे। तो वहाँ पे हार्मोन नहीं होगा, बट खैर ये नॉलेज की भी बात थी। ये बहुत न्यूज़ में आया था कि एक जो है ब्लैक होल से हमने क्या है सुना है, रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मर्जर, साउंड आई थी, ये तो ग्रेविटेशनल वेव्स की साउंड थी जो रिकॉर्ड की गई थी, ग्रेविटेशनल वेव्स की। तो ग्रेविटेशनल वेव की जैसे ही डिस्कवरी वगैरह की बात हुई, फिर से जो बोला गया कि आइंस्टीन तो सही बोल रहे थे, तो उसके बाद ये देखा गया कि कोई जॉइंट ब्लैक होल्स बहुत पहले टकराए होंगे, उनका ऑब्जर्वेशन आज जाके हुआ है। तो ये ईजी था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ग्रेविटेशनल वेव। 98 क्वेश्चन क्या कहता है हमारे दिल से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन्स फॉर द अकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजन इन इंडिया। अब यहीं पे इसी लेक्चर में मैं आपको एक कन्फ्यूजन दूर कर देना चाहता हूँ कि ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है, या फिर सिंपली माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए सुनिए, आप लोगों को लगता होगा कि हम दवाई डालते हैं, एंटीबायोटिक डालते हैं, और उसको सुन सुन के जो है बैक्टीरिया जो है उससे फाइट करने में कैपेबल हो जाते हैं, इस तरह से बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो जाती है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपकी बॉडी है ना, उसमें डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया है। ये ब्लू बैक्टीरिया है, एक मिनट, कुछ और कलर, और यहाँ पे ग्रीन बैक्टीरिया ढेर सारे, है ना। नेचर में तरह तरह के बैक्टीरिया होते हैं, तरह तरह के उनके टाइप्स होते हैं। आपने क्या किया, आपने एक दवाई डाल दी उस पर, बाहर से कोई भी एक एंटीबायोटिक डाल दी, और वो एंटीबायोटिक आप डेली कोई नया नया एंटीबायोटिक ट्राई कर रहे हो। यहाँ पे खाली इसकी तो पॉपुलेशन नहीं होगी, इसी तरह के और भी कुछ बैक्टीरियाज होंगे, ये तो वेरी ऑब्वियस, इतना तो आप समझ ही रहो, हज़ार तरह के बैक्टीरिया होंगे। और आपने तरह तरह के बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक डाला, एंटीबायोटिक डाला, लेकिन समहाउ नेचर में कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जिन पे आपकी एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही थी। लेकिन होता क्या है, परसिस्टेंट एंटीबायोटिक यूज़ करने के कारण, या ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एंटीबायोटिक जो कि एक माइक्रोब पे काम नहीं करके सारे बैक्टीरिया को मारने लग रहा है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसा था जिस पे आपकी दवाई काम नहीं कर रही थी, तो होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बड़ी अजीब सी सिचुएशन होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि सारे बाकी बैक्टीरिया मर जाएंगे, और ऊपर जो ब्लू वाला हल्का सा था वो बच जाएगा। और ये कौन है, ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, नेचर में ऑलरेडी होता है। जैसे वायरस के डिफरेंट टाइप हो गए ना आज, एक पे वैक्सीन काम कर रही है, एक पे नहीं काम कर रही, ऐसा थोड़ी कि वैक्सीन लगाने से नया वायरस डेवलप हो गया, उसमें मोटेशन होता रहता है। तो माइक्रोब्स में मोटेशन बहुत जल्दी होता है, लेकिन क्या होता है कि नेचुरली जो मोटेशन होता है तो उससे नेक्स्ट जनरेशन वीक हो जाती है, और धीरे धीरे अगर वो रेजिस्टेंट भी है ना किसी एंटीबायोटिक के लिए, तो खत्म हो जाएगा नेचर में। लेकिन आपने क्या किया, एंटीबायोटिक डाल के बाकी सारे बैक्टीरिया को तो आपने इतनों को तो मार दिया सारे को, अब बचा खाली यही है, इससे compete करने वाला कोई नहीं। तो ये वीक होने के बावजूद भी क्या होगा, धीरे 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 जो है इसकी जनसंख्या जो है बढ़ जाएगी, पूरा भर जाएगा ब्लू वाला पूरे एरिया में। ये था ना आपका बॉडी, ठीक है, ये पूरे एरिया में आपके भर जाएगा, सॉरी, हाँ पूरे एरिया में आपके ब्लू वाला भर जाएगा। और ये ब्लू वाला क्या है, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। इस तरह से माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होता है, इस तरह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप होता है। अब इसने अपने 50 तरह की तो दवाइयाँ डाल दी, जो जो दवाइयाँ असर करती थी जिन जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, तो वो तो सारे मर गए। एक जो छोटी सी पॉपुलेशन थी जो कि ऐसे वीक रहती, मोटेशन से बनी थी, खत्म हो जाती, आपने उसको पूरा बढ़ा दिया स्ट्रांग बना के। अब उस पर आपकी दवाई काम नहीं कर रही, तो फिर आप नया तरह का ऊपर लेवल का दवाई ट्राई करते हो, इसलिए तो आप डेल्टा वाले से परेशान हो। तो डेल्टा वाला आपके कारण थोड़ी हो गया डेवलप हो गया, वो तो नेचर में है ऑलरेडी, मोटेट कर रहा है, कोई नहीं रोक पा रहा उसको, आप नया फिर डेवलप करो उसके लिए वैक्सीन। तो उसके बारे में क्या सही है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, यहीं पे जिसको सही से पता नहीं होगा वो कर देगा कि हाँ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से होता होगा, नहीं यार, वो माइक्रोब की मोटेशन में ऑलरेडी ये चलता रहता है, उसमें कुछ वेराइटीज रेजिस्टेंट होती हैं, आप बाकी सारे को मार देते हो एंटीबायोटिक डाल के, तो जो रेजिस्टेंट वेराइटी होती है वो डोमिनेटिंग हो जाती है। इस तरह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का फिनोमेनन होता है। कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए आज से, तो आपके जीन में क्या था नहीं था प्रॉब्लम थी, उससे मतलब नहीं है। मेन प्रॉब्लम यह है कि बैक्टीरिया का जीन चेंज हो रहा है, और आप बाकी पॉपुलेशन को मार को एक को जिंदा रख रहे हो, तो ये नहीं होगा। टेकिंग इनकरेक्ट डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स टू क्योर डिजीजेस, आपको हुआ है वायरल इन्फेक्शन, और आप ले रहे हो पेनिसिलिन खा रहे हो, जो है मतलब एंटीबायोटिक खाए जा रहे हो, एंटीबायोटिक खाए जा रहे हो, हल्का फीवर हुआ हेडेक एंटीबायोटिक खा रहे हो,
डॉक्टर के पास जा रहे हो तो कुछ के साथ 5 एंटीबायोटिक थमा दे रहा है, तो इससे तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होगा ना, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। क्योंकि जो जो दवाइयाँ असर कर रही थी नॉर्मल माइक्रोब पे, आपकी सारी पॉपुलेशन आपने खत्म कर दी। जिस पे नहीं असर कर रहा था, म्यूटेटेड फॉर्म जो वीक था, अगले जनरेशन में खुद ही खत्म हो जाता, खाली वही बच गया। तो इनकरेक्ट डोज से तो प्रॉब्लम होगी। तो 2 सही होगा कि नहीं होगा, बताइए खुद से। 2 सही होगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप ये समझ गए आज की माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कैसे काम करता है तो सब सही होगा। यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक फार्मिंग, हाँ सेम चलेगा। जैसे एनिमल पे, इंसान पे जो है एंटीबायोटिक यूज करने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, उसी तरह लाइव स्टॉक से भी होता है। क्यों? क्योंकि जानवरों में भी कई माइक्रोब हैं, आपने ऐसे पॉपुलेशन बढ़ा दी जो कि रेजिस्टेंस वो बढ़ जाएगा, एनिमल से आप में आएगा। 2 3 दोनों सही हैं। मल्टीपल क्रोनिक डिजीजेज इन सम पीपल, जैसे जैसे आपकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब कि आपके जीन में खराबी है, उससे माइक्रोबियल रेजिस्टेंस नहीं होता, उसी तरह इंसान में बहुत बीमारियां, उससे भी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस नहीं होता। माइक्रोबियल रेजिस्टेंस नेचर में ऑलरेडी होता है, आप उसको बढ़ावा देते हो बाकी पॉपुलेशन को मार के। एक तरह से आपको सारे बैक्टीरिया को नहीं मारना चाहिए, नहीं तो कंपटीशन खत्म हो जाता है, फिर एक हावी हो जाता है। ये बहुत क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी न्यूज़ में रहती है। तो कैस9 प्रोटीन का काम क्या होता है, मॉलिकुलर सीजर की तरह काम करता है जीन एडिटिंग में। क्रिस्पर कैस9 आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। ये इतनी बार दिया था क्योंकि ये आने वाला था, सबको पता और आ गया था। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV। हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस C डज नॉट हैव ए वैक्सीन। ओके। ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस B and C वायरसेज आर सेवरल टाइम मोर। ये तो आप जानते हो ना। आपने एड्स के रोगी अपने पास में कितने देखे हैं, सच्चाई से बताइए, आपने एड्स के रोगी कितने देखे हैं पास में, और हेपेटाइटिस कितने लोगों का सुना है? नाउ यू नो द आंसर। ये तो रॉन्ग है। हेपेटाइटिस B और C बहुत लोगों को होता है यार, लीवर में प्रॉब्लम बहुत लोगों को, बच्चे कितनों को हो रहता है ना। ठीक है, ये तो ये जॉन्डिस से ही बढ़ के आगे की बीमारी है। सो यू वेरी वेल नो कि एड्स के कितने पेशेंट देखे आपने, कोई तुलना नहीं है दोनों में। यही फ़र्क है कि एड्स ठीक नहीं होता, अभी तक उसके लिए कुछ है नहीं इलाज प्रॉपर। तो C तो रॉन्ग होते हैं, तो जानते हो। सम ऑफ द दोज इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस B and C वायरसेस डू नॉट शो द सिम्टम फॉर मेनी ईयर्स। ये तो हर बीमारी में हो सकता है, चाहे एड्स हो, टाइफाइड हो, कुछ भी। ऐसा कोई स्टेटमेंट दे देना, मतलब हर बीमारी में कोई ना कोई वेक्टर बन जाता है जिसके कभी सिम्टम नहीं दिखते। तो ये दोनों तो आप एलिमिनेट कर सकते थे। अब हेपेटाइटिस B वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV। देखिए वायरस की बात आ गई तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते थे कि हेपेटाइटिस B और वायरस की बात होगी, और एड्स की वायरस की बात होगी, है ना। तो एक ही जैसे चलेगा। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV की तरह ये भी ट्रांसमिट होता है, हेपेटाइटिस B भी। ठीक है। फर्क यही है कि हेपेटाइटिस C के लिए वैक्सीन है जो आपको दी जाती है, जो सुनते हो कई बार कि हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगा लीजिए। हेपेटाइटिस B के लिए वैक्सीन नहीं है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो आप बोलिएगा कि मज़ा आया। फिर हम अगले वाले में मिलेंगे तो हम 2018 का पेपर करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर। आज लगभग 5 घंटे 4.5 घंटे की रिकॉर्डिंग के काफ़ी दिनों बाद तो एक इत्मीनान आना है, क्योंकि पढ़ाने में तो मज़ा आता ही है। आई लव इट। यू जस्ट सक्सीड एंड लेट मी नो, है ना। इतनी सेटिस्फैक्शन आएगी ना, बता नहीं सकते। थैंक यू सो मच यार, टेक केयर। प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करिएगा, नाम रोशन करिए अपने मम्मी पापा का। अगर टारगेट कर रहे हैं यूपी से तो करके छोड़िए, पता है। थैंक यू, टेक केयर।